हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्राचीन इतिहास के स्रोत, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ताकि आप एग्जाम में जाओ तो आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स करके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्रागैतिहासिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास, तो इसे 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है, ठीक है। फर्स्ट आपका प्रागैतिहासिक, सेकेंड आधि ऐतिहासिक काल, और थर्ड आपका ऐतिहासिक काल। अब देखो फ्रेंड्स, अगर हम इसे डिफाइन करें अच्छे से तो इनका जो डेफिनेशन होता है, अब आप ये कहोगे कि इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण जो है नहीं दिया, यानी कि प्रागैतिहासिक काल हम उसे कहते हैं कि आपको जो है प्री हिस्ट्री कोई भी आपको लिखित मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ ये हुआ ऐसे हुआ, कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो उस जो भी मतलब ये है, इसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वहीं अगर बात आधे ऐतिहासिक काल की आती है तो देखो फ्रेंड्स, आधे ऐतिहासिक हम उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला, ठीक है, लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसीलिए यह आधा अधूरा है। और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जिस काल में मतलब जिसका विवरण जो है लिखित रूप में उपलब्ध हो, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिसका विवरण लिखित रूप से जो है उपलब्ध ना हो, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो हम क्या इस वीडियो में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, क्या डिस्कस करेंगे? तो प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हम पसार काल पर है। तो पसार काल जो होता है इसे हम पत्थरों का काल भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मनुष्य होते थे उस टाइम के, ठीक है, तो पत्थरों पे निर्भर रहते थे, तो इसीलिए उसका नाम जो है पसार का मतलब ही पत्थर होता है, यानी कि पत्थरों का काल। अब देखो फ्रेंड्स, उसमें भी आपके 3 पार्ट्स डिवाइड हुए हैं पसार काल में। फर्स्ट तो आपका पसार काल, ठीक है, सेकेंड आपका लौह, ठीक है, लौह काल, और एक आपका आता है कांस्य काल, ठीक है, यानी कि ब्रंज काल। तो ये आपके 3 जो है पसार काल, लौह काल और कांस्य काल, ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। अब देखो फ्रेंड्स, जो आपका पसार काल है यानी कि स्टोन एज है, इसे अब 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। लौह काल को और कांस्य काल को डिवाइड नहीं किए गए हैं, लेकिन पसार काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पूर्व पसार काल, मध्य पसार काल एंड नव पसार काल, ठीक है। तो ये आपको तीनों काल पढ़ने होंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिए हैं, क्योंकि अगर आप इसे विस्तार से पढ़ोगे तो बहुत ही लंबा, आपको बहुत ही मतलब इसे अच्छे से डीपली पढ़ना होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो कि आपके एग्जाम के लिए है, हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने एक चार्ट बनाया है जो कि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके। सबसे पहले पूर्व पसार काल, मध्य पसार काल और नव पसार काल। सबसे पहले हम इसका काल जान लेंगे, ठीक है, कि ये कब से कब तक रहा है, इसके लक्षण क्या है, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो जो आपका पूर्व पसार काल है, ठीक है, ये 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है, ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। और फ्रेंड्स देखो, मानव जीवन में ये सबसे लंबा समय व्यतीत किया है इस पूर्व पसार काल में, इसे पूरा पसार काल भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इससे याद रखो, 25 लाख ईसा पूर्व, यहाँ आपको BC या फिर AC भी देखने को मिल जाता है, तो ईसा पूर्व ईस्वी, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और जो मानव का सबसे लंबा जीवन, मतलब बहुत टाइम तक इन्होंने इस काल में अपना जीवन व्यतीत
किया है। ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस आपको ये जान लेना है कि 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो पूर्व पसार काल, मध्य पसार काल और उच्च पसार काल। तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है पूर्व पसार काल को। और बस अगर हम इसके बारे में जाने, इसके लक्षण जाने, तो देखो फ्रेंड्स, पूरा पसार काल यानी कि पूर्व पसार काल वह काल है जो मानव पूरी तरह से आदि मानव था। ये तो आपको भी पता है, क्योंकि मानव का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था, ना ही उनकी सोचने की क्षमता ज़्यादा थी। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, पूर्व पसार काल में आपको भी पता होगा कि जो मानव थे वो कच्चे मांस खाते थे, है ना, कच्चे मांस खाते थे, शिकार करते थे यानी कि आखेट, और भोजन के लिए वो एक दूसरे जगह जो है भटकते रहते थे। ठीक है, बाद में जाकर उन्होंने, देखो अब यहाँ एक और क्वेश्चन बन जाता है कि आग का आविष्कार किसने किया था, तो किस काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स, पूर्व पसार काल में ही आग का आविष्कार हो गया था। ठीक है, मतलब कुछ टाइम के बाद, वो तो पहले कच्चे मांस खाते थे, लेकिन बाद में जो है उसे पकाकर खाने लगे। तो इतना बहुत है आपका जानना पूर्व पसार काल से रिलेटेड। अब देखो फ्रेंड्स, मध्य पसार काल से रिलेटेड कि इसका जो काल है वो कब से कब तक रहा है। तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक जो है मध्य पसार काल का जो है टाइम चला है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नौ पसार काल का, तो फ्रेंड्स देखो, नौ पसार काल जो आपका है, आप यहाँ 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक लिख सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फ्रेंड्स, आप ये सोचेंगे कि मतलब सेम कैसे रह सकता है। तो जो आपका मध्य पसार काल है एंड नौ पसार काल है, अगर हम बात करिए तो दोनों एक ही काल है। बात बस यहाँ ये आ जाती है कि मतलब कुछ हिस्सों में जो है विकास हुआ था, कुछ हिस्सों में नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपके दो यहाँ बीच में मध्य पसार काल आ गया। नहीं तो पहले तो आपका ओनली 2 ही मतलब जो भी था काल था, लेकिन बीच में इसकी वजह से कई जगहों पे विकास नहीं हुआ था, बहुत जगहों पे बहुत अच्छे से, तो इसलिए इसे बीच में रखा गया। तो यहाँ अगर ऑप्शन के हिसाब से यहाँ 10,000 ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो फ्रेंड्स, बात यहाँ आपने यहाँ ये जाना, पूरा पसार काल का हमने लक्षण प्लस विशेषताएं जाना, तो मध्य पसार काल में क्या चेंजेस हुए हमें ये भी पता होनी चाहिए। तो देखो, मध्य पसार काल को अगर हम देखें तो इसमें सेम वही प्रोसेस थी जो भी मानव। तो फ्रेंड्स देखो, अगर हम वही मध्य पसार काल की बात करें तो इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। ठीक है, बस इसमें जो है पशुपालन पसार का सब काल में जो आखेट भी कर रहे थे यानी कि शिकार भी कर रहे थे, खाद्य संग्रह के लिए इधर उधर भटक भी रहे थे, लेकिन हाँ इसमें जो है पशुपालन की जो है स्टार्टिंग कर दी गई थी। और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले उन्होंने जो है कुत्ता को जो है पालतू बनाया था। वो इसलिए क्योंकि उनको जो है शिकार में भी मदद मिलती थी, प्लस उनकी रक्षा भी उससे होता था। तो फ्रेंड्स ये आपको इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे ही नौ पसार काल आया, ठीक है, तो नौ पसार काल में जितना विकास होना था वो सब हो गया। जैसे कि अभी देख सकते हैं जो भी मनुष्य थे वो कृषि करना सीख गए थे, पशुपालन करना सीख गए थे, अपना घर बनाना सीख गए थे। ठीक है, निवास स्थान, मतलब जितने भी विकास हुए थे वो हुए थे नौ पसार काल में। और आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो फ्रेंड जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो आपका नौ पसार काल में हुआ था। अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। ठीक है, और जो आग का आविष्कार हुआ था वो आपका पूरा पसार काल में हुआ था। ठीक है, और पहिए का आविष्कार नौ पसार काल में हुआ था। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के थ्रू इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक आपका वर्ड्स आ जाता है माइक्रोलिथिया, है ना,
ये वर्ड्स क्यों आया, तो देखो फ्रेंड्स, ये वर्ड्स जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, पसार का अर्थ होता है पत्थर, और जो आपका पूरा पसार काल होता है उसमें औजारों जो भी औजार बने थे वो भी पत्थर के ही बने थे, लेकिन बहुत भद्दे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मध्य पसार काल में आए तो उन्होंने जो हथियार है उसका आकार छोटा कर दिया, और कुछ मतलब अच्छे से कि देखने में भी अच्छा लगे, तो उसे हम माइक्रोलिथिया कहते हैं, यानी कि हथियारों का आकार छोटा कर दिया गया। ठीक है, और हमने आपको सबसे पहले भी बताया था कि देखो प्रागैतिहासिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो ज्ञानी मानव के नाम से होमो सेम्पियंस, जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि होमो सेम्पियंस का जो प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या फिर 40,000 वर्ष पूर्व हुआ है, जो कि मनुष्यों में मानव में सबसे मतलब ये ज्ञानी मानव थे, और इनके ही नाम से जो है मानव का ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है कि मनुष्य ने, अब देखो यहाँ एक और क्वेश्चन बन जाता है कि तांबे का आविष्कार जो है किसने किया था, प्रयोग किसने किया था, तो मनुष्य ने जो है, आप यहाँ देख सकते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, और प्रथम जानलेवा औजार भी तैयार किया था जिसका नाम कुल्हाड़ी था। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि तांबे का जो तांबा धातु है इसका प्रयोग किसने किया था, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किया था प्रागैतिहासिक काल में। और नेक्स्ट आप देख सकते हो कि कृषि का जो प्रथम उदाहरण है वो आपका मेहरगढ़ से मिलता है, देखने को मिलता है, जो कृषि का प्रथम एग्जाम्पल है मेहरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट अभी आप देख सकते हो कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है, तो फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए कि जो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है वो है गेहूं और जौ। ठीक है, तो इसके बारे में आई होप कि आपको पहले से ही पता होगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ बात ये आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट कि कलाकृति की खोज कहाँ की गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए जो कलाकृति है, ठीक है, वो पल्लवावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पसार कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है, और मेन इम्पोर्टेंट, अब प्राग ऐतिहासिक पढ़ रहे हो तो व्यक्ति है जिन्होंने 1863 ईस्वी में जो है भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। जी, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। तो फ्रेंड्स देखो, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को, जो कि सबसे प्राचीन नगर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण मिला वो मिला आपका नर्मदा घाटी में। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी है खोपड़ी, उससे रिलेटेड हमने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण मिला था वो मिला था नर्मदा घाटी के पास। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं की पहाड़ी से जीवाश्म का जो प्रमाण है वो मिला है, यानी कि भारत में जो शिवालक है, ठीक है, पहाड़ी से सबसे पहले। अब देखो क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि जीवाश्म का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला था, तो वो आपको शिवालक की पहाड़ी से मिला था। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्राग ऐतिहासिक से रिलेटेड ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी बस आप अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंध सभ्यता से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लाएंगे। टॉपिक वाइज हम इस वीडियो में जो है सारी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं, और जो भी आपके फ्रेंड्स मित्र हैं उनको भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।